इंट्रोडक्शन टेक 1 एक्शन। नमस्कार दोस्तों, कथा श्रृंखला में यात्री आपके सामने पेश करने जा रहा है अब हरिशंकर परसाई की कुछ रचनाएं। इन रचनाओं को हमारे यात्री के कलाकारों ने पेश किया है। मिला रहा हूँ, देखिए कैसा पागलपन है ये। मिला रहा हूँ कहा ना, चल मेरे ऊपर सवार मत हो जाओ। ये हैं किया गुप्ता और ये हैं साहिल, रवि साहिल, ये हैं वरुण थॉमस, हाँ ठीक है ना। और ये हैं आकांक्षा गुप्ता। इन्हीं चेहरों को आप इन 2-3 कथाएं जो रचनाएं पढ़ने जा रहे हैं उनमें आप देखेंगे। और ये जो कैमरे को ऑपरेट कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं हम लोगों को, ये हैं पवन भाटिया। ये वीडियोग्राफी, एडिटिंग और हरफन मौला आदमी हैं। और इनको असिस्ट किया है कुमार ने, जिनको आप आगे वाली कथाओं में देखेंगे। तो ये कथाएं देखिए, अपने दोस्तों से कहिए कि देखें और हमारा साहस बढ़ाएं ताकि हम इस तरह की कथाएं और आपके सामने पेश कर सकें। नमस्ते करो। नमस्ते। धन्यवाद। सर आपने आपका नाम नहीं बोला। अरे हाँ, मैं अपना नाम बताना तो भूल ही गया। मेरा नाम है ओम कटारे और मैं भी इन कथाओं में से एक कथा पढ़ रहा हूँ। धन्यवाद। फिर से नमस्ते बोल दो। नमस्ते। सर आपको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। ओह, मैं दरअसल हरिशंकर परसाई जी की एक रचना पढ़ रहा था, विकलांग राजनीति। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को सुनाता हूं। चुनाव के वक्त हर चीज का महत्व बढ़ जाता है। मेरी टांग का भी महत्व बढ़ा। मुझे मुगालता हो गया था कि मेरी टांग में फ्रैक्चर हो गया है। ये बात पूरे विश्व में फैल गई थी। मुझे सुखद भ्रम ना होता तो शायद मेरी टांग ठीक भी ना होती। यश की खुशफहमी का प्लास्टर मैंने अपने ऊपर चढ़ा लिया था। चुनाव की सरगर्मी जोरों पर थी। मैं थोड़ा लंगड़ा के चलने लगा था। मुझे इस बात का दुख था कि टूटी हुई टांग की वजह से मैं जनतंत्र को भावी रूप नहीं दे पा रहा। पर एक दिन 2 राजनीतिक गए, वो शायद जनता पार्टी से थे। उन्होंने पहले मेरा हालचाल पूछा। मैंने कहा मैं ठीक हूँ, 10-15 दिन में पूरी तरह से स्वस्थ हो जाऊंगा और चलने लगूंगा। उन्होंने कहा जरा आप चल के दिखाएंगे। तो मैंने लंगड़ाते उन्हें चल के दिखाया। उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर बोले कि इससे हम लोगों का काम बन जाएगा। दूसरे ने कहा पर थोड़े चोट के निशान भी तो चाहिए। वो हम बना देंगे, हम थोड़े चोट के निशान बना देंगे, परसाई साहब को तकलीफ भी नहीं होगी और फिर उसके ऊपर पट्टी बांध देंगे। मैंने कहा आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम लोग आपसे एक प्रार्थना करने आए हैं। आप प्रबुद्ध आदमी हैं। आप तो जानते हैं कि एक ऐतिहासिक चुनाव है। तानाशाही और लोकतंत्र का संघर्ष है। इस सरकार ने मानवीय अधिकार छीने हैं, वाणी की स्वतंत्रता छीनी है, लाखों लोगों को, बेकसूर लोगों को जेल में डाला है, न्यायपालिका के अधिकार छीने हैं। हमारी जनता पार्टी तानाशाही के खिलाफ जनतंत्र की पुनः स्थापना करने के लिए चुनाव लड़ रही है। इसमें हमें आपका सहयोग चाहिए। अब मैंने कहा कि मैं का सहयोग दे सकता हूं। नहीं, आपका नहीं, आपकी टूटी हुई टांग का सहयोग चाहिए। टूटी हुई टांग का? अरे भाई मैं हूं तो मेरी टांग है। नहीं, आपकी टांग टूटने की वजह से उसका अलग महत्व हो गया है, या यूं कहिए कि टूटी हुई टांग की वजह से आपका देश भर में पूरा महत्व हो गया है। आप हमें सिर्फ इतनी अनुमति दीजिए कि हम ये कह सके कि कांग्रेसियों ने प्रचार कर सके, कांग्रेस ने आपकी टांग तोड़ी है, इससे जनता कांग्रेसियों के खिलाफ हो जाएगी। मैंने कहा देखिए, मैं अपनी टांग का झूठा प्रचार नहीं होने दूंगा। उन्होंने कहा देश के लिए, देश की गरिमा के लिए, देश हित के लिए। आप तो एक चेतना लेखक हैं। मैंने कहा आप जाइए यहां से। मैं किसी भी हाल में शब्दों से भी किसी को अपनी टांग छूने नहीं देना चाहता था। थोड़ी देर बाद कांग्रेसी आ गए। उन्होंने कहा कि आप जरा मुझे चल के बताएंगे।
मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि इससे हम लोगों का काम बन जाएगा। मैंने कहा मैं समझा नहीं। आप समझदार हैं, बहुत आदमी हैं, आप तो जानते हैं आज देश संकट की घड़ी से गुजर रहा है। अगर जनता पार्टी जीत गई तो ये देश खंड खंड हो जाएगा, विकास कार्य रुक जाएंगे। जनता दल में कुछ, जनता पार्टी में कुछ प्रतिक्रियावादी लोग हैं जो देश की तरक्की नहीं होने दे रहे हैं। ये लोग देश को अमेरिका के हाथों बेच देंगे। तो मुझे क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, करना हमें है। कांग्रेस खुद कुछ करती है। अब इतने सालों से, 70 सालों से अगर हम हार रहे हैं ना किसी से, तो अपने आप से। कांग्रेस से ही हार रही है। आप सिर्फ हमें इतनी अनुमति दीजिए कि हम ये प्रचार कर सकें कि जनता पार्टी ने आपकी टांग तोड़ी है। इससे जनता पार्टी के खिलाफ हो जाएगी। मैंने कहा ये सब प्रचार में झूठा प्रचार नहीं होने दूंगा, आप जाइए यहां से। थोड़ी देर बाद जनता पार्टी के लोग आए, उन्होंने घूर के देखा, फिर बोले कि आपका रेट क्या है? मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा मैं कोई रंडी हूं जो मेरा रेट होगा? बोले नहीं, आप ये बताइए कि आपकी टूटी हुई टांग का प्रचार करने के लिए आप हमसे कितने पैसे लेंगे? 5 लाख काफी है। मैंने डांटा, मैंने कहा जाइए यहां से। उन्होंने कहा इस असहयोग का आपको नतीजा भुगतना पड़ेगा, अच्छा नहीं होगा। हमारी सरकार, ये सरकार आपके इलाज पर जितना पैसा खर्च कर रही है ना, हमारी सरकार आती है हम पूरा पैसा वसूलेंगे, आपका ये घर तोड़वा देंगे, बुलडोजर चलवा देंगे। मैंने कहा जाइए आप। थोड़ी देर बाद कांग्रेस ही आ गए और वो चिल्लाने लगे, बोले छी छी छी, आप अपने आप को प्रगतिशील बोलते हैं और आप प्रतिक्रियावादियों के हाथों बिक गए। आपको पैसा ही चाहिए था ना, तो हमसे कहा होता, हम लाखों देते। अब हमारी सरकार आपके ऊपर इतना सारा पैसा इलाज पे खर्च कर रही है, लेकिन आप इतने एहसान फरामोश निकलेंगे कि आप दुश्मनों से हाथ मिला लेंगे। मैंने कहा देखिए मैं बिका नहीं हूं, मैंने उनकी बात नहीं मानी, मैं आपकी बात भी नहीं मानूंगा। इतने में कांग्रेस ही आए और चिल्लाने लगे, आप लोगों को शर्म नहीं आती परसाई साहब को खरीदते हुए? 5 लाख रुपए में खरीद रहे हैं। 5 लाख? इस 2 कौड़ी के लेखक को हम 5 रुपए ना दें? आप भी तो उन्हें लाखों में खरीदने आए हैं। लाखों में एक कूड़ा लेखक को हम पैसा एक ना दें? बात कर रहे हैं आप। और दोनों में भैया मार कुटगुल शुरू हो गई। पहले एक दूसरे के साले हुए, रिश्तेदारी होते ही मैं समझ गया कि इस देश में अब मिली जुली सरकार आने वाली। फिर कुछ मादर हुए, फिर सर फुटगुल शुरू हो गई। किसी ने किसी की नाक तोड़ी, किसी ने किसी का सर फोड़ा। मैंने कहा देखिए अब आपको मेरी टांग की जरूरत नहीं है, बगैर पैसे के आपका काम हो गया है। आपके सर से खून निकल रहा है और आपकी नाक से भी खून निकल रहा है। अब आप जनतंत्र का प्रचार कीजिए, मैं गवाह बनने को तैयार हूं। दोनों पार्टी के लोग मुझ पर टूट पड़े और दूसरे दिन मैं अस्पताल में था, मेरी दूसरी टांग भी टूटी हुई थी। मैं पलंग पर लेटा छत की तरफ देख रहा था। सरकारी अस्पताल का पंखा घर घर करके चल रहा था कि अब गिरा कि तब गिरा। डर के मारे मैंने आंखें बंद कर दी। प्रभु मेरी रक्षा कर। प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री कहते हैं कि दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बहुत बड़ी है। किसने एकाएक भारत की प्रतिष्ठा बढ़ा दी? क्या भारतीय जनता ने बढ़ाई है? मैं भारतीय जन की हैसियत से कह सकता हूँ कि हमने पिछले दिनों ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिससे भारत की प्रतिष्ठा बढ़े। I plead not guilty। हमारा कोई कसूर नहीं। इसके बावजूद भारत की प्रतिष्ठा बढ़ गई हो तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हम रात को सोए और कोई खिड़की से घर में सोना डाल जाए तो सवेरे धनवान हो जाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हम तो पहले जैसे ही हैं, वही कर रहे हैं। भूखे मरते हैं और चुप रहते हैं, महंगाई बर्दाश्त करते हैं, घटिया फिल्में देखते हैं, बेखट के बच्चे पैदा करते हैं, कच्ची दारू उतारते हैं और पीकर मरते हैं, नीच जात पर अत्याचार करते हैं, कृष्ण अर्पण करके घूस लेते हैं, सस्पेंड होने पर गृह शांति करवाते हैं, यहाँ तक कि प्रोपेगेंडा करने के लिए चैनल पर बुलाए जाते हैं तो जाते हैं और खूब चिल्लाते हैं। हमने कुछ ऐसा नया नहीं किया जिससे भारत की प्रतिष्ठा बढ़े। हाँ,
हमने बस इतना किया कि नकारात्मक वोट देकर जनता सरकार को बन जाने दिया। यह भी हमने इसलिए किया कि इंदिरा सरकार ने हमारे बच्चे पैदा करने के गृह उद्योग पर रोक लगा दी थी। नहीं, हमने भारत की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ाई। भारत की प्रतिष्ठा हमारी सरकार ने बढ़ाई है। इस सरकार ने एक बार फिर विश्व को सिद्ध करके बताया है कि ईश्वर है। अगर ईश्वर न होता तो ये सरकार चल नहीं सकती थी। जहां पार्टी और सरकार में सब एक दूसरे की टांग पीछे से पकड़े हैं, फिर भी गोल गोल चल रहे हैं। ये किसकी लीला है? क्या मनुष्य के वश की ये बात है? नहीं, ये सर्वशक्तिमान ईश्वर की लीला है। सरकार ने ईश्वर में विश्वास जगाकर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई। आखिर सिद्ध हुआ, भारत विश्व का गुरु है। बिन पग चले, सुने बिन काना, ये सिद्ध कर दिया। भारत की प्रतिष्ठा कई तरह से बढ़ाई गई है। दुनिया में कोई सरकार ऐसी ना हुई है ना होगी जो लगातार जमानत पर रहे और रोज जिसकी पेशी होती हो। हमारी सरकार को ये गौरव प्राप्त है। ये ऐसी सरकार है जिसका गृह मंत्री प्रधानमंत्री के बेटे और अपने साथी मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर और उन सबको बेईमान कहकर अलग हो गया है और उन्हीं में लौट आने के लिए लपरपा रहा है। देश पर वो सरकार राज कर रही है जिसे उसी के गृह मंत्री ने भ्रष्टाचारी कह दिया है। ये ब्रजलाल वर्मा कहते तो ना मानते, क्योंकि उन्हें अभी टेलीफोन और टेलीग्राम का फर्क ही नहीं मालूम। आरिफ भाई कहते तो भी कोई बात नहीं थी, क्योंकि वे तो सभा मंच में अपने संघी मास्टरों को खुश करने के लिए भारत माता, मेरी भारत माता कहकर रोने लगते हैं। भ्रष्टाचार के आरोप लौह पुरुष चरण सिंह ने लगाए हैं और वही फिर अब मंत्रिमंडल में लौट आने के लिए रो रहे हैं। चरण सिंह ने शोहदे की तरह काम किया है, जो मोहल्ले की किसी लड़की को चिट्ठी लिखता है और लोगों से कह भी देता है कि वो औरत बदचलन है। उसके पास लोगों के प्रेम पत्र आते हैं और फिर उसी औरत के पास जाके कहता है अब तो तू बदनाम हो ही गई है, अब मेरे पास आ जा। इस सरकार को अपनी बदनामी के लिए विरोधी पक्ष की कोई जरूरत नहीं है। ये अपनी बदनामी खुद ही कर लेती है। ये विरोधी पक्ष की मोहताज नहीं, आत्मनिर्भर है। इससे भी भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई है प्रधानमंत्री ने, जो अपनी सरकार की नीतियों का कम और स्वमूत्र पान की ज्यादा प्रचार करते हैं। इनकी सरकार और पार्टी सर्कस है, जिसमें गेंडा, बारहसिंगा, सियार, जंगली भैंसा सब है। मुरारजी को दुनिया के सबसे बड़े सर्कस का मैनेजर होने का भी गौरव प्राप्त है। भारत की प्रतिष्ठा इसलिए भी बढ़ी है कि पुलिस लाठीचार्ज अब नहीं के बराबर है। इससे दुनिया के लोग समझते हैं कि हमारी पुलिस बहुत दयालु हो गई। पर हमारी पुलिस अब सीधे गोली चलाती है, लाठीचार्ज के झंझट में नहीं पड़ती। गोली बनाने के कारखाने जनता के पैसों से चलते हैं, उनमें बना माल जनता के काम आना चाहिए। इस सरकार ने नारी को अभूतपूर्व सम्मान दिया। इंदिरा गांधी नाम की नारी के डर से पूरी सरकार कांपती रहती है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इस सरकार ने यह भी सिद्ध कर दिया है कि सरकार नीतियों से नहीं, डर से चलती है। अगर इंदिरा गांधी का डर नहीं होता तो यह सरकार चल नहीं सकती थी। बहुत प्रतिष्ठा बढ़ाई हमारे विदेश मंत्री ने। उन्होंने झूठ बोलने का दुनिया में रिकॉर्ड कायम किया। ये विदेश मंत्री मॉस्को में ऐसा बोलता है जैसे भारत लौटकर फौरन साम्यवादी क्रांति में लग जाएगा। उधर साइरस वॉन से ऐसी बातें करता है जैसे भारत सेंटो में शामिल हो ही रहा है। और अगर अखबारों में छपने वाली खबरें सही हैं, तो भारत को क्रिस्टीन किलर ख्याति का परफ्यूमो मिलने वाला है। मैं भूल रहा हूँ, भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई हमारे राजनारायण ने, जिन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि भारत इतना प्रौढ़ लोकतंत्र है कि यहाँ सरकार पागल खाने को सौंप दी जाए तो भी देश चलता रहेगा। प्रतापी राजनारायण ने विंध्यवासिनी देवी के सामने मुंडन कराया था। इसका शुभ परिणाम यह हुआ कि कुछ दिनों बाद देवी के वस्त्र और आभूषण दोनों चोरी चले गए। जिसका ऐसा चमत्कार हो, अगर वो सरकार में रहे तो कोई भी देश हम पर हमला नहीं कर सकता, क्योंकि राजनारायण
उसके सिपाहियों की वर्दी और बंदूक की चोरी करवा देंगे। दुनिया के एकमात्र स्वास्थ्य मंत्री रहे राजनारायण, जिन्होंने ऑपरेशन करने का एक नया तरीका बताकर सर्जनों का सर चकरा दिया। ये कि हनुमान चालीसा का पाठ करके ऑपरेशन करना चाहिए। उसमें लिखा है, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवास सुमति के संगी। विक्रम बजरंगी तो ठीक है, पर उसके आगे है सुमति निवास कुमति के संगी। सही बात यही है, सुमति का निवारण करके कुमति के संगी हो जाओ। राजनारायण ने यही सीखा है। तो भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है तो इसकी तोहमत जनता के सर पर नहीं मढ़ी जाए। इसकी जिम्मेदारी हमारी सरकार की है। कृपया इसे अन्यथा न लें। हम लोग हरिशंकर प्रसाई जी की एक रचना पढ़ रहे थे। धन्यवाद। एक राज्य में हल्ला मचा कि भ्रष्टाचार बहुत फैल गया है। राजा ने एक दिन दरबारियों से कहा, प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है कि हर जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। हमें तो आज तक कहीं नहीं दिखा। तुम लोगों को कहीं दिखा हो तो बताओ। तो एक दरबारी ने कहा, जब हुजूर आपको नहीं दिखा तो हमें कैसे दिख सकता है। राजा ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है। कभी कभी जो चीजें हमें नहीं दिखती वो तुम्हें दिखती होगी। जैसे हमें बुरे सपने कभी नहीं दिखते, तुम्हें तो दिखते होंगे। दरबारी ने कहा, अजी दिखते हैं, पर वो तो सपनों की बात है हुजूर। फिर भी तुम लोग सारे राज्य में ढूंढ कर देखो, कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं है। अगर मिल जाए तो पकड़ कर हमारे पास ले आना, हम भी देखें कैसा होता है। दरबारी ने कहा, हुजूर वो हाथ की पकड़ में नहीं आता। सुना है कि वो बहुत बारीक होता है, और हमारी आंखें तो आपकी विराटता देखने की इतनी आदी हो गई है कि हमें बारीक चीज दिखती ही नहीं। और अगर हमें भ्रष्टाचार दिखा तो हमें उसमें आप ही की छवि दिखेगी, क्योंकि हमारी आंखों में सिर्फ आपकी सूरत बसी है हुजूर। पर अपने राज्य में एक जाति रहती है जिसे विशेषज्ञ कहते हैं। सुना है कि उनके पास कुछ ऐसा अंजन होता है कि वो आंखों से आंच कर बारीक से बारीक चीज भी देख लेते हैं। मेरा तो निवेदन है कि इन विशेषज्ञों को ही भ्रष्टाचार ढूंढने का काम सौंपे। राजा ने अगले दिन विशेषज्ञ जाति के 5 आदमी बुलाए और कहा कि सुना है हमारे राज्य में भ्रष्टाचार है, पर वो कहा यह पता नहीं चलता। तुम लोग उसका पता लगाओ, और मिल जाए तो हमारे देखने के लिए एक नमूना लेते आना, और अगर बहुत सारा हो तो नमूने के लिए थोड़ा सा ले आना। विशेषज्ञों ने उसी दिन से छानबीन शुरू कर दी। 2 महीनों के बाद वे फिर दरबार में हाजिर हुए। राजा ने पूछा, विशेषज्ञों तुम्हारी जांच पूरी हुई? जी सरकार। तो क्या तुम्हें भ्रष्टाचार मिला? जी सरकार, बहुत सारा मिला। राजा ने हाथ बढ़ाया, लाओ मुझे बताओ, देखूं कैसा होता है। विशेषज्ञों ने कहा, महाराज वो हाथ की पकड़ में नहीं आता। वो स्थूल नहीं है, वो सूक्ष्म है, वो अगोचर है, वो सर्वत्र व्याप्त है। उसे देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। राजा सोच में पड़ गए और बोले कि विशेषज्ञों तुम कहते हो कि वो सूक्ष्म है, वो अगोचर है, वो सर्वव्यापी है। ये गुण तो ईश्वर के हैं, तो क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है? हाँ सरकार, अब भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया। तो एक दरबारी ने पूछा, पर वो है कहाँ, कैसे अनुभव होता है? विशेषज्ञों ने कहा, वो सर्वत्र है, वो इस भवन में, वो तो महाराज के सिंहासन में। सिंहासन में? कहकर राजा साहब उछलकर दूर खड़े हो गए। विशेषज्ञों ने कहा, हाँ सरकार, सिंहासन में। पिछले महीने इस सिंहासन पर रंग करने का जिस बिल का भुगतान किया गया था, वो बिल झूठा था। वास्तव में वो दुगने दाम का था। या आधा पैसा बीच वाले खा गए। और आपके पूरे शासन में भ्रष्टाचार है महाराज, और मुख्यतः घूस के रूप में है। विशेषज्ञों की बातें सुनकर राजा चिंतित हुए और दरबारियों के कान खड़े हो गए। राजा बोले, ये तो बड़ी चिंता की बात है। हम भ्रष्टाचार बिल्कुल मिटाना चाहते हैं। विशेषज्ञों, क्या तुम लोग बता सकते हो कि कैसे मिट सकता है? विशेषज्ञों ने कहा, हाँ सरकार, हमने उसकी भी योजना तैयार की है। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आपको व्यवस्था में बहुत सारे परिवर्तन करने होंगे। एक तो ये भ्रष्टाचार के मौके मिटाने होंगे। जैसे ठेका है तो ठेकेदार है, ठेकेदार है तो अधिकारी को घूस है। अगर ठेका मिट जाए तो ये घूस मिट जाए। ऐसे और बहुत सी चीजें महाराज, पर किन कारणों से आदमी घूस लेता है, ये विचारणीय है। राजा ने कहा, तुम अपनी योजना रख जाओ, हम और हमारे दरबारी इस पर विचार करेंगे। विशेषज्ञ चले गए। राजा और दरबारी ने भ्रष्टाचार मिटाने की योजना को पढ़ा, उस पर अध्ययन किया। विचार करते करते दिन बीतने लगे। राजा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। तभी एक दरबारी ने राजा से कहा, महाराज, चिंता के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। इन विशेषज्ञों ने आपको झंझट में डाल दिया। तभी राजा ने कहा, हाँ, हमें रात को नींद नहीं आती है। तभी दूसरा दरबारी बोला, ऐसी रिपोर्ट को तो आपके हवाले कर देना चाहिए।
जिससे हमारे महाराज की नींद में खलल पड़े। महाराज ने कहा, पर करे क्या? तुम लोगों ने भी भ्रष्टाचार मिटाने की योजना को पढ़ा है, उस पे अध्ययन किया है। तुम्हें क्या लगता है, क्या हमें इसे मत पे लाना चाहिए? तभी एक दरबारी ने कहा, महाराज ये रिपोर्ट क्या है, एक झंझट है। इसके अनुसार कितने उलटफेर करने पड़ेंगे, कितनी परेशानी होगी, कितनी कठिनाइयां होंगी। जो चल रहा है उसे बदलने में नई नई परेशानियां पैदा हो जाएंगी। हमें तो कोई ऐसा उपाय चाहिए जिससे बिना कुछ उलटफेर करे भ्रष्टाचार मिट जाए। तभी राजा ने कहा, हम भी यही चाहते हैं, पर हम करें क्या? हमारे बुजुर्गों के पास तो जादू था, हमारे पास तो वो भी नहीं है। अब तुम लोग ही कोई उपाय निकालो। तभी एक दिन दरबारी ने राजा के सामने एक साधु को पेश किया और कहा, महाराज गुफा में तपस्या करते हुए इन साधु को हम लाए हैं। इन्होंने सदाचार का ताबीज बनाया है। इसे पहन लेने से आदमी एकदम सदाचारी हो जाता है। साधु ने अपने झोले में से एक ताबीज निकाला, राजा को दिया। राजा ने उस ताबीज को देखा और कहा, हे साधु, इस ताबीज के विषय में मुझे विस्तार से बताइए। इसे पहन लेने से आदमी एकदम सदाचारी कैसे हो जाता है? साधु ने समझाया, महाराज भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आत्मा में होता है, बाहर से नहीं होता। विधाता जब मनुष्य को बनाता है तब किसी की आत्मा में ईमान की कल फिट कर देता है और किसी की आत्मा में बेईमानी की। इस कल में से ईमान या बेईमानी के स्वर निकलते हैं जिन्हें आत्मा की पुकार कहते हैं, और आत्मा की पुकार के अनुसार ही आदमी काम करता है। प्रश्न यह है कि जिनकी आत्मा से बेईमानी के स्वर निकलते हैं उन्हें दबाकर ईमान के स्वर कैसे निकाले जाए। मैं कई वर्षों से इसी चिंतन में लगा था और अब जाकर मैंने ये सदाचार का ताबीज बनाया है। जिस आदमी की भुजा पर ये होगा वो सदाचारी हो जाएगा। मैंने एक कुत्ते पर भी प्रयोग किया था और यकीन मानिए महाराज, ये ताबीज गले में बांध देने से कुत्ता भी रोटी नहीं चुराता। और मैंने एक नेता पर भी प्रयोग किया था और वो भी बिल्कुल सफल रहा। बात यह है कि इस ताबीज में से भी सदाचार के स्वर निकलते हैं। जब किसी की आत्मा बेईमानी के स्वर निकालने लगती है तब इस ताबीज की शक्ति आत्मा का गला घोट देती है और आदमी को ताबीज से सदाचार के स्वर सुनाई पड़ते हैं। वो इसे आत्मा की पुकार समझकर सदाचार की ओर प्रेरित होता है। यही इस ताबीज का गुण है महाराज। दरबार में तो हलचल मच गई। दरबारी लोग उठ उठकर ताबीज को देखने लगे। राजा ने खुश होकर कहा कि मुझे नहीं मालूम था हमारे राज्य में ऐसे चमत्कारी साधु भी हैं। महात्मा, हम आपके बहुत आभारी हैं। आपने हमारा संकट हर लिया, मगर हमें लाखों नहीं करोड़ों ताबीज चाहिए। हम कल ही राज्य की ओर से ताबीजों का एक कारखाना खोल देते हैं। आप उसके जनरल मैनेजर बन जाइए और अपनी देख रेख में बढ़िया से बढ़िया ताबीज बनाइए। तो एक मंत्री ने कहा, महाराज राज्य क्यों इस संकट में पड़े? मेरा तो निवेदन है कि साधु बाबा को एक ठेका दे दिया जाए। वो अपनी मंडली के साथ ताबीज बनाकर राज्य को सप्लाई कर देंगे। राजा को यह सुझाव बहुत पसंद आया। राजा ने साधु को ताबीज बनाने का ठेका दे दिया, साथ ही साथ 50 करोड़ रुपए पेशगी दे दी उसे। राज्य के अखबारों में खबर छपी, सदाचार के ताबीज की खोज, ताबीज बनाने के कारखाने खुले, लाखों ताबीज बन गए। सरकार के हुक्म से हर एक कर्मचारी की भुजा पर ताबीज बांध दिया गया। भ्रष्टाचार मिटाने की इतनी सरल हल निकल आने से राजा और दरबारी बहुत खुश थे। एक दिन राजा ने सोचा, देखे तो ये ताबीज काम कैसे करता है। वो वेश बदलकर एक कार्यालय गए। उस दिन 2 तारीख थी, एक दिन पहले ही तनख्वाह मिली थी। राजा ने एक कर्मचारी को बहुत सारे काम बताए और उसे 5 का नोट दिया। कर्मचारी ने उन्हें डांटा, कहा, भाग जाओ यहाँ से, घूस लेना पाप है। राजा बहुत खुश हुए। आखिरकार ताबीज ने कर्मचारी को ईमानदार जो बना दिया था। कुछ दिन बाद राजा फिर से वेश बदलकर उसी कर्मचारी के पास गए। उस दिन 31 तारीख थी, महीने का आखिरी दिन था। राजा ने फिर से उसे 5 का नोट दिया। उसने 5 का नोट लेकर जेब में रख लिया। राजा ने उसका हाथ पकड़ा, कहा, मैं तुम्हारा राजा हूँ, क्या आज तुम सदाचार का ताबीज बांध कर नहीं आए? बांधा है सरकार, ये देखिए। कर्मचारी ने अपनी आस्तीन उठाकर ताबीज दिखा दिया। राजा असमंजस में पड़ गए, आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे? राजा ने ताबीज पर कान लगाया, उसमें से स्वर निकल रहे थे, अरे आज 31 है, आज तो ले ले। कर्मचारी ने राजा की तरफ देखा और कहा, महाराज ले लूं क्या? राजा ने साधु को, जिसने भ्रष्टाचार का ताबीज बनाया था, उसको फांसी पे लटका दिया। समस्या का कोई हल नहीं निकला, ज्यों की त्यों बनी रही। धन्यवाद।